ठीक है, सभी का स्वागत है। तो अभी हमारे साथ कम ही लोग जुड़े हुए हैं, 7 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। तो और लोगों का इंतजार क्या करें जब तक हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों में से ज़्यादातर सबसे जो मेन बात यह है कि उत्तराखंड में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूके एसएससी का हो, चाहे वह यूके पीएससी का हो, मतलब जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है या जो हमारा अधीनस्थ चयन आयोग करा रहा है, इस एग्जाम में हम देखते हैं कि उत्तराखंड जो अधीनस्थ चयन आयोग जैसे पुलिस की है, दरोगा की है, पटवारी लेखपाल की है, तो उसके लिए किसी में किन्हीं पदों में इंटरमीडिएट मांगी गई है और किन्हीं में स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। लेकिन उन्होंने सिलेबस दोनों का सेम करके रखा हुआ है। मतलब जो चीज़ उसमें पूछी जाएगी, 100 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर पर सेम है। कहने का मतलब है कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपका जो उत्तराखंड पुलिस का आएगा वो भी उसी प्रकार आएगा और दरोगा का आएगा वो भी उसी प्रकार आएगा। हालांकि दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो उसके सिलेबस पे बात करने वाले हैं। और जो हम चाह रहे हैं कि 3 महीने का ऐसा एक क्रैश कोर्स कराया जाए जिसके माध्यम से आप लोगों के अंदर ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न हो या ऐसी आपकी एक क्षमता हो जाए कि आप समझ सके कि जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वो किस प्रकार से पढ़ा जाए और उसमें किस प्रकार से हम मेहनत करें। तो इसी को लेके साथ चलने की एक हमने योजना बनाई है। उसमें आगे कितने लोग जुड़ते हैं, अभी हम 10 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बाकी लोग के पास लिंक शेयर किया हुआ है और लोग अगर इसे बाद में भी देखना चाहें हम इसे यूट्यूब में भी अपलोड कर लेंगे। तो हमारा ये अभियान 3 महीने तक चलेगा जिसमें हम जो सिलेबस है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है और मैं वर्तमान में मैंने इतिहास विषय से पीएचडी, नेट जेआरएफ और पीसीएस का भी मैंने प्री भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप लोगों के साथ अगर अध्ययन चलता रहा तो मेरा मेंस लिखने का भी जो है मुझे इस बार सौभाग्य प्राप्त होगा। और अगर आप लोग जुड़े रहे तो आप लोग भी इसमें जो है आगे जो पुलिस है, दरोगा है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हमें भी खुशी होगी कि एक परिवार के रूप में हम लोग तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कक्षा वैसे तो यूट्यूब में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आजकल विभिन्न चैनल हैं, टेलीग्राम में चैनल हैं, व्हाट्सएप में चैनल हैं, जिसमें एक दिन के इतने नोट्स आते हैं, कहें कि इतनी ज़्यादा जानकारी आती है कि हम उसे पढ़ें तो वो भी हमारे लिए कम है। लेकिन जो वर्तमान में जो समय की मांग है, वो क्या मांग है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और जो है किस हिसाब से अपनी तैयारी करें। क्योंकि रेस में सभी लोग हैं, दौड़ सभी लोग रहे हैं, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ स्मार्ट स्टडी जो आजकल विभिन्न तकनीकी का ज़माना है, उसके हिसाब से कैसे हम तैयारी करें। तो मेरा जितना अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूँगा, विभिन्न विषयों से लेके जैसे इतिहास तो मेरा विषय रहा है, अन्य जो मानविकी जो विषय हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस है और जितने भी इकोनॉमिक्स है, तो ये जो कला वर्ग के जो हमारे विषय हैं इसमें मैं थोड़ा ठीक-ठाक सा अपने जैसा ज्ञान रखता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन जितना भी अल्प ज्ञान मेरे पास है, मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर रूप में उसको दे सकूँ। आपको 10 किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, 10 वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफ़ॉर्म में इसके नीचे यहाँ पे मिल जाएँ। आपको मैं वर्क भी दूँगा। अब मेरे पास कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ के रूप में मेरे पास ही नहीं पूरे गूगल में भरा हुआ है कि उसमें आपको सब मिल जाएगा। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो जनरल नॉलेज है, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो या जितने भी एमसीक्यू विभिन्न हैं आजकल बहुत बिक रहे हैं। लेकिन 3 महीने का हमारे पास समय है। जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं उनका तो और जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन जो लोग और लोग हैं वो कैसे तैयारी करें। तो इसमें हमारे सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो यही है कि हमारा इंटरमीडिएट स्तर का और स्नातक स्तर का जो पेपर है उसका सिलेबस सेम है। अब हम उस सिलेबस की ओर आने वाले हैं। तो उस सिलेबस की ओर आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप स्क्रीन शेयर करके आप लोग जो है उस सिलेबस को जाने। आप लोग मुझे बताना विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है स्क्रीन। अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो माइक बंद कर लें। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी लोगों को।
हाँ वो भी है। तो ये देखिए जो हमारा सिलेबस है, मैंने कहा कि जो आयोग का यूकेएसएससी का जो सिलेबस है, यहाँ पे साफ साफ आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में पीडीएफ जो मैंने खोला है। जी सर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट स्तर या उसके समकक्ष जो है, जो तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों के लिए आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अंकवार निम्नवत है। तो ये जो सिलेबस है, ये आयोग ने सेट किया हुआ है कि ये सिलेबस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खास करके उत्तराखंड के, क्योंकि हम सभी लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आयोग जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो सबसे मेन हम कहें कि जो सीढ़ी बनाने वाली बात है, इसमें सबसे मेन हमारी जो हिंदी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य हिंदी। तो ये जो हिंदी है, ये एक प्रकार से 20 नंबर की हिंदी, और उत्तराखंड हमारा जो 40 नंबर का पूछा जाता है, ये दोनों हमारे एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं हमारी मेरिट में। आप लोगों में से जिसने पुलिस का फिजिकल दिया है, किसी ने 80 का दिया होगा, किसी ने 90 का दिया होगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको मेरिट में आना है, तो आपका जो स्तर होनी चाहिए, आपका जो तैयारी करने का जो स्तर होने चाहिए कहीं, या किस प्रकार से आपको नंबर खींचने हैं, वो रणनीति आपको पहले बनानी होगी। तो ग्रुपों में, अब मैंने ग्रुप बनाया था, तो उसमें भी कई लोग थे ऐसे जो क्वेश्चन पूछने के लिए उत्सुक थे, या कहीं कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कुछ इस तरीके की, हमें ऐसे क्वेश्चनों की तरफ भी नहीं भागना है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने या ना आने की संभावना उनकी मात्र 20% की है। लेकिन हमारी जो 100 में से जो 80% का जो संभावना हमारी रहती है, वो चाहे सामान्य हिंदी की हो और चाहे हमारी उत्तराखंड की हो, ये हमारे जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हमारे मैरिज में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 60 में से हमको 50 नंबर कम से कम इसमें खींचने हैं। 60 में से हमको इसमें 50 नंबर खींचने हैं। उसके बाद जो 40 नंबर का अन्य सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन है, उसे भी हम अपनी तरीके से लेंगे। लेकिन किस चीज को ज्यादा वैल्यू देनी है, किस चीज के पीछे हमें ज्यादा लगना है, इस चीज के लिए हमको एक निर्णायक रूप से क्या करनी है, रणनीति हमें कक्षा में बनानी है, जो आगामी 3 माह में हमारा जो कोर्स होगा उसमें हम करेंगे। तो सीधे-सीधे इसमें लिखा है, जो सामान्य हिंदी जो लिखा हुआ है, हिंदी का जो सामान्य रूप से मैं अपना जो मेरा ज्ञान है, मैं आपको हिंदी उसके लिए पढ़ाऊँगा, और हिंदी में जो हम नोट्स के माध्यम से तैयारी करेंगे, जैसे ये नोट्स है, हिंदी के नोट्स मेरे पास हैं, आपको विज़िबल हो रहे हो तो। इस प्रकार से हम जो है वर्ण और वर्ण के भेद जो हमारे सिलेबस में है, उस हिसाब से ही हम तैयारी करेंगे। इसमें कुछ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें लुसेंट हिंदी की लेनी है, हमें जो है हिंदी की अन्य जो यूपीएससी की जो किताबें होती हैं उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि वो हमारा परीक्षा में गलत ना हो। तो इस प्रकार से हम पीडीएफ में इसकी कैसे इसके वर्ग हैं, क्या व्यंजन है, क्या हमारी चीजें वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, क्या संधि है, वो सब हमारा उस हिसाब से चलेगा जैसे हमको सामान्य हिंदी में दिया हुआ है। तो सामान्य हिंदी में जो हम हमारी जो कक्षाएं होंगी, वो हम 3 भागों में लगभग बांट देंगे। वो आगे हमारे सिलेबस में आने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। जैसे हमारी कक्षा का टाइम हमें मिलेगा, हम उसके बारे में करेंगे कि पहले हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण व्याकरण जो है हमें आना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें जो है टिक मार्क करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है व्याकरण ना पढ़ें। अगर हमको शब्द की वर्तनी नहीं आ रही है, हमें उज्ज्वल लिखना नहीं आ रहा है, हमें ऋषि लिखना नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे को व्याकरण अगर सीख के नहीं जाएंगे, तो हम वहाँ पे ऑप्शन में भी टिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण जो कठिन जो शब्द होते हैं, उनको व्याकरण के माध्यम से हम यहाँ पे कक्षा में सीखेंगे, फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्य में ही हम इतिहास को भी ले लेंगे कि किस प्रकार से, किस काल में हिंदी भाषा का विकास हुआ, हमारे छायावादी कवि कौन है, हमारे भक्ति काल के कवि कौन है, उनकी रचनाएं क्या हैं, वो हम साहित्य के अंदर इसको वो कर लेंगे। और तीसरा हमारा इसमें जो काम रहेगा, वो रहेगा कि प्रत्येक दिन मैं आपको वर्क दूंगा। मैं आपके पीछे प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा काम कर रहा हूँ, तो आपको मैं कम से कम 1 घंटे का होमवर्क का आपको घर के लिए ऐसा दूंगा क्लास के बाद, जिसको आपको करके हमारे ग्रुप में अपलोड भी करना है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो वही चीज है कि जैसे मैंने आपको इस पीडीएफ को दे दिया, मैंने एक दिन में पीडीएफ आपको के 5 पेज इस पीडीएफ के दे दिए, तो आपको क्या करना है कि अगले दिन हमारा जो टेस्ट होगा, इस पीडीएफ को आपको एक तो रिटर्न रूप में अपने नोट्स बनाने हैं, और उसके अलावा जब हमारा अगले दिन का टेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करके दिखाना है। तभी हम एक प्रकार से आकलन कर पाएंगे कि ये कक्षाएं चल रही हैं, तो इसका मैं भी आपके पीछे टाइम दे रहा हूँ, आप भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो दोनों का टाइम की जो वैल्यू है, वो बराबर होनी चाहिए।
मैं ऑडिबल हूं ना? मैं आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक। तो मैंने कहा कि दोनों का ये प्रयास रहेगा, और ये अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो ही इसमें कुछ फायदा, नहीं तो 3 महीने में मेरे पास कोई ऐसी गुट्टी नहीं है जिसको मैं घोल के आपको पिला दूं और आप जो है कोई भी पटवारी लेखपाल या पुलिस में अपना स्कोर कर सकें। ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है। ठीक। तो स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर नहीं हो रही स्क्रीन शेयर तो मेरे उसमें। जी सर, हम्म। हो रही है सर। हो रही है ना? ठीक है। और ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो सामान्य ज्ञान का, जो हमने कहा कि जो 40 अंक हैं, हिंदी और उत्तराखंड को छोड़ के जो 40 अंक हैं, हमारी जो क्लासें चलेगी, पहले तो लगभग हम 1 घंटे से ऊपर क्लासें लेंगे। ठीक है। लगभग 45 मिनट हम चर्चा करेंगे एक विषय हिंदी या उत्तराखंड। 45 मिनट में हमारा हिंदी या उत्तराखंड एक विषय हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिवाइज भी हो जाए, 2 बार भी हो जाए 3 महीने की कक्षा में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें ज्यादा टाइम मिला तो वो तो और अच्छी बात है। तो हिंदी और उत्तराखंड के साथ साथ हमारी 45 मिनट की अगर हिंदी की या उत्तराखंड की क्लास चलेगी, इसके साथ हम प्लस इसकी क्लास चलाएंगे सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, देखो ये दोनों चीज आपको पढ़ने में एक जैसी लग रही होगी, लेकिन एक जैसी नहीं है। जो सामान्य अध्ययन की बात हम कर रहे हैं वो क्या होता है? सामान्य अध्ययन में हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। Sorry, जो जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपको ये कुछ भी हो सकता है कि जैसे आपको बुखार आ रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है। लेकिन सामान्य अध्ययन में बुखार आने के क्या कारण होते हैं, क्या आपको पीलिया है, तो पीलिया में क्या क्या लक्षण उसके होते हैं, वह किस चीज से होता है। तो डीपली अध्ययन जो है वो सामान्य अध्ययन कहलाता है। और वही चीज सामान्य अध्ययन में इतिहास में आपकी आएगी कि आपको अगर सामान्य अध्ययन करना है तो इसमें आपको डीप नॉलेज अपने सब्जेक्ट की रखनी है। और वो कैसी नॉलेज रखनी है? क्योंकि इतिहास ऐसा विषय है, चाहे वो उत्तराखंड का इतिहास हो, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वह विश्व का इतिहास हो। अभी हम इसके सब टॉपिक्स में आने वाले हैं। उसको आप पढ़ने के बाद और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है। उसी प्रकार भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो भूगोल भी जाहिर सी बात है, केवल भूगोल में हो सकता है कि उत्तराखंड के, क्योंकि हमारा लगभग 40 नंबर का उत्तराखंड के पूछने वाला है विविध जानकारी, तो भूगोल को भी वो उत्तराखंड में ही कवर करेगा कि उत्तराखंड का क्या है। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, और अर्थशास्त्र जो हमारी इकोनॉमी है, और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी। देखो कंप्यूटर आज के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका जो ये क्वेश्चन हो या जो आपका जो पेपर हो वो भी जो है कंप्यूटर पर ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि आयोग ने अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्धारित होता है कि अभ्यर्थी अगर जो है ज्यादा है तो वो आयोग ऑफलाइन कराता है, अगर कम है तो उसके पास ऑनलाइन अगर सेंटर उपलब्ध हो जाते हैं तो वो क्या करता है कि ऑनलाइन एग्जाम कराना ज्यादा उचित समझता है। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारियाँ, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, अगर हम ये सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो ये किस सॉफ्टवेयर पे लिख रहे हैं, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, रैम क्या है, रोम क्या है, एमबी क्या है, तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसी आधार पे आप वहाँ पे जो है कंप्यूटर में एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो कंप्यूटर की एक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। और राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं क्या होती हैं, ये आप बेसिकली जानते हैं, सभी लोग ग्रेजुएशन या फिर कहीं इंटरमीडिएट स्तर से ऊपर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो जानकारियां हैं, जैसे अभी कोविड काल चला, कोविड काल में क्या चीजें जो है ज्यादा हाईलाइट हुई थी, सरकार को कुछ अमेंडमेंट करने पड़े, आवश्यक वस्तु अधिनियम में अमेंडमेंट करना पड़ा, वैक्सीन बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों को बॉन्ड देने पड़े, उन्होंने वैक्सीन बनाई, किसी ने सिंगल डोज वैक्सीन बनाई, किसी ने डबल डोज वैक्सीन बनाई, उस पर अभी भी काम चल रहा है। उसके अलावा कुछ अभी धार्मिक मुद्दे भी हमारे चल रहे हैं। तो ये चीजें क्या थी, समसामयिक घटनाओं में हम इसको जो है क्या करते हैं, लेते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, कोई वेटिंग में ना रहे, इसलिए मुझे बार बार स्क्रीन ओपन करनी पड़ रही है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने हिंदी की बात की, तो हिंदी में हमें वही चीज पढ़नी है जो चीज सिलेबस में है। भाषा, हिंदी भाषा का विकास,
इसके जो प्रकार हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा, देखिए कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, जो जौनसार हमारा देहरादून वाला जो प्रदेश है, यहाँ पर जौनसारी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसको भी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये उनकी क्या है, एक प्रकार से मातृभाषा है। तो उसी प्रकार लिपि और वर्णमाला का जो विकास है, देवनागरी लिपि, अब हमारे लिपियां हैं, जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो वो किस लिपि में लिखी जा रही है, देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। उर्दू भाषा है तो वो किस लिपि में लिखी जाएगी, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी भाषा है, विभिन्न भाषाएं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं चीजों को आपको नोट करना है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक तारतम्यता बनानी होगी। तारतम्यता का मतलब है कि एक क्रम रूप से बनाना होगा कि मैं आपको हिंदी भाषा का विकास जो प्राचीन काल से वर्तमान तक आपको लेके आऊंगा। तो इसके लिए हमें एक सीट में जो है एयर वाइज चलना होगा, सन वाइज चलना होगा। तो उसके बाद जब हम चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज, कि जैसे हमने बात की कि हिंदी भाषा का जो विकास था वो कब हुआ, या हिंदी भाषा अपने शुद्ध रूप में किस काल में देखने को मिली, और इसके जो प्रथम उपन्यासकार हैं वो किसे माना जाता है, किन विद्वानों का इसमें जो है योगदान था। तो वो चीज हमको देखनी होगी। तो हम फिर ऐसे स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से स्टडी, कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। उन क्वेश्चनों को हम कॉम्परेटिव करेंगे, चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी क्लास में एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि 36 लोग हम क्लास में जुड़े हुए हैं, तो हमारे उतने ही लोगों के माइंड इस पर काम करेंगे, तो उतने तरीके के नए क्वेश्चन भी बन के आएंगे, और जो है उतने हमारे तैयार भी होंगे। और रोज का अभ्यास तो आपको करना ही है। जैसे इसमें लिखा है शुद्ध अशुद्ध और विराम, विराम चिन्ह किस, कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगता है, कॉमा क्या है, पूर्ण विराम क्या है। तो ये वर्तनी भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। अभी हम देखने में हमें ठीक लग रहा होगा, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम लिखते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं, और उन्हीं शब्दों और लगते भी आपको सेम है। आयोग पूछ कहेगा कि निम्न में से अशुद्ध शब्द को चुनिए, और आपको जो है वो सब एक जो है उसमें दो या तीन ऐसे लगेंगे कि ये ठीक है। तो ये सब चीजें हम जितने भी हमें ये सब टॉपिक दिख रहे हैं, ये हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे। लोकोक्ति, मुहावरे हो, पत्र लेखन, देखिए एक पत्र लेखन का भी एक इसमें जो कॉन्सेप्ट डाल दिया है। तो इसमें एक पत्र लेखन, जैसे सरकारी है, अर्ध सरकारी है, तो इनके लिखने का एक विशेष फॉर्मेट होता है। अगर उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को जा रहा है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, और अगर निम्न अधिकारी जो है किसी अन्य अधिकारियों को या फिर सूचना दे रहा है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा। न्यूज़पेपर में जो विज्ञप्ति आती है, आपने देखा होगा कि विभिन्न विज्ञप्तियां निकलती है, उसका क्या वो रहता है, टिप्पण क्या है। किसी अधिकारी के पास अगर कोई फाइल जा रही है तो वो उसमें अपनी टिप्पणी लिखेगा, तो वो उसमें मुश्किल से 2 या 3 शब्दों में उसमें लिख देगा, तो वो जो है टिप्पण करना कहलाता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, बेसिक इनकी परिभाषाएं आना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है उसको सही कर पाएंगे। होगा कुछ नहीं हो, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो दे देगा कि निम्न में से टिप्पण का स्वरूप क्या है, या वो दे देगा कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में सामान्य अंतर क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसमें बनते हैं। और जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, ये तो आपका कंप्यूटर वाले में भी आ सकता है। और जनसंचार के विभिन्न माध्यम, पत्र पत्रिकाएं जो अभी वर्तमान में है, वो तो इतिहास में कि उत्तराखंड का समाचार पत्र कौन सा है, भारत का कौन सा है, हिंदी भाषा का कौन सा है। ये वन पॉइंट लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। तो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें भी आपका, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्तर का भी पेपर है, और इसमें जो है ग्रेजुएशन स्तर का भी, हालांकि पटवारी लेखपाल वाले सिलेबस में भी यही चीज कर दी उन्होंने, मैथ्स हटा दी, रीजनिंग भी हटाई दी। बस ये है कि उन्होंने थोड़ा सा सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति के रूप में ये नॉर्मल चीजें उन्होंने रखी हुई है। तो इसके लिए भी बीच बीच में मेरा प्रयास ये रहेगा कि जिसमें जैसे ये चीजें हैं, तो इसके लिए स्पेशल जितने भी मेरे साथ के स्कॉलर हैं, या जो कॉलेज स्तर पे मेरे जो अध्यापक प्राध्यापक हैं, उनके साथ मेरे बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैं आपको सप्ताह में एक दिन किसी विषय के विशेषज्ञ से आपको ऑनलाइन कक्षा में ये करूंगा कि वो आपको कंसल्ट कर सके। बाकी चर्चा हम क्लास में करते रहेंगे, लेकिन वो सप्ताह में एक बार आके आपको कंसल्ट करेगा कि हाँ आप जो है ऐसे करिए, या फिर रीजनिंग की क्लास एक दिन हफ्ते में आपकी वो, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से ही चलेगी। क्योंकि मैं अभी तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को, जिन लोगों को करनी होगी वो कंटिन्यू जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आगे को हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और निश्चित रूप से मदद के लिए मैं आपकी तैयार रहूंगा हमेशा, क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, अध्यापन और छात्रों के बीच में जो संबंध है वो बना ही रहता है। तो जो दर्पण है,
इसके क्वेश्चन आएंगे दर्पण में, अगर शीशे में आप घड़ी की सुइयों को शीशे में देखते हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा, आभासी, या इस टाइप की श्रृंखला में कुछ शब्द बीच में से छूटे हुए होते हैं तो उनको करने की बात। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा वो लगाएंगे, इसमें सभी चीजें, भिन्नता की पहचान है, श्रृंखला परीक्षण है, क्रम है, कि भैया एक सात व्यक्ति जो है, ये कहेगा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, राम का स्थान यहाँ से चौथा है और श्याम का स्थान यहाँ से तीसरा है, तो कुल पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये इस प्रकार के। और ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस पे ही बेस होते हैं, ये कोई 1 या 2 दिन में होने वाली प्रैक्टिस नहीं है। ये आप सोचोगे हिंदी और ये जो रीजनिंग है, जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे, संधि के प्रकार भूल जाओगे, आप प्रत्यय भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। आप जो है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, अगर आप 10 दिन पढ़ के 5 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर आप जो है वो रिवाइज नहीं करेंगे तो आप वो भूल जाओगे। इसलिए निरंतरता बना के रखनी होगी। और ये तभी मैं कह रहा था कि ईमानदारी से जो करेगा वही इसमें आगे बढ़ेगा या लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। दिशा ज्ञान परीक्षण बस नॉर्मल है कि भैया 4 दिशाएं हैं, हमने कहा ये पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, बस। फिर फॉलो करना है, अगर उसने कहा दक्षिण को 5 मीटर चल रहा है, पूर्व को 3 मीटर चल रहा है, फिर उसके बाद जो है दक्षिण को फिर आ रहा है, अब हमें पूर्व कह रहा है तो पूर्व की ओर जाना है, अगर दक्षिण कह रहा है दक्षिण, पश्चिम कह रहा है पश्चिम, जितना कह रहा है बस। उसके बाद सीधे मिला के हमें उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी उसमें एक होता है हमारा जो त्रिकोणमिति का सिद्धांत जो हमारा, वो भी इसमें लग जाता है। तो ये बेसिक चीजें उस समय पूछेगा, रक्त परीक्षण ये हमें आनी चाहिए, लेकिन ये सब होंगे हमारे प्रैक्टिस से। तो सप्ताह में हम 1 दिन की क्लास ऑनलाइन में जो रीजनिंग है उसके लिए भी रख सकते हैं, वो आपकी सहमति या कहें कि आपके उस पर होगा, विचारों के बाद। तो अब सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जो मैंने कहा सामान्य ज्ञान, जो मैंने कहा जनरल नॉलेज है, नॉलेज में हमारा बेसिक एक वन लाइनर में हम उसको कह सकते हैं कि पूछा जाता है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन है इसमें हमें थोड़ा सा डीप जानकारी चाहिए, डीप जानकारी चाहिए। तो प्राचीन इतिहास, ये तो मेरा विषय है, तो इसमें तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि प्राचीन इतिहास से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आएंगे, क्योंकि ये मेरा विषय है। और जितना मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं आपको इसके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी चीजें आपको बता सकता हूँ। और इसके अलावा भी अन्य जो विषय है उसमें विषय विशेषज्ञ या फिर कहें कि उन लोगों से मैं क्वेश्चन पेपर सेट करवाऊंगा और आपका मासिक टेस्ट भी वहां पर लूंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप लोग, कई लोग विज्ञान वर्ग के छात्र होंगे, कई लोग कला वर्ग के होंगे, तो कला वर्ग वालों के लिए हो सकता है कि ये चीजें थोड़ा सा इजी हो। और लेकिन कला वर्ग वालों के लिए जो रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन है वो भले ही उसमें मुश्किल से 5 या 6 नंबर का पूछेगा, लेकिन वो हमारा मेरिट में आने के लिए बहुत ही निर्णायक होगा। तो वो भी हम कोशिश करें कि वो भी हमारा ना छूटे, क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति होती है कि हम ये सोचते हैं जो हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में, मैथ रीजनिंग मुझे आती नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ उसकी, तो वही कमजोरी हमारी जो होती है वो हमें मेरिट में पीछे कर देती है। क्योंकि लगभग जो पेपर आएगा उसमें 60 मार्क्स, जो 60 नंबर होंगे, वो जो वन लाइनर लुसेंट पढ़ के भी जाएगा ना, लुसेंट वो याद करके जाएगा, तो लुसेंट याद करके, उत्तराखंड परीक्षा वाणी याद करके जाने वाला, हिंदी पढ़ के जाने वाला 60 नंबर का आराम से कर लेगा। लेकिन इसके बाद जो 40 नंबर है, ये 40 नंबरों को करने के लिए हमको मेहनत करनी है, क्योंकि ये 60 नंबर बेसिक होंगे। बेसिक होंगे मतलब ये सबको आते होंगे लगभग, 50 तो सबको आते होंगे, जो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है उसको 60 के 60 आते होंगे। तो स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ सर। तो आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने पढ़ा नामकरण क्यों हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि प्रथम स्थल जो था सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा पाया गया तो हड़प्पा नाम रखा गया, सिंधु घाटी के किनारे हुआ सिंधु घाटी रखा गया। सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापारिक वणिक वर्ग ही इसको देखता था, मात्र सत्तात्मक था, नगर योजना सड़कें कैसी बनी हुई थी, भवन निर्माण की क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हमने कहा कि इसका जो काल विभाजन हुआ वो कैसे हुआ, क्या विद्वानों के मत रहे, कौन से नवीन स्थल वर्तमान में प्रकाश में आ रहे हैं। क्योंकि पढ़ने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है, मैं आप लोगों को बताऊं कि पढ़ने को हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है कि कैसे पढ़ें, सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि मतलब पढ़ना कैसे। तो कोई कोई भी चीज होती है, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, जो वर्तमान में
चर्चा में है या जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए कि अभी हमारा 3 तलाक वाला मुद्दा चला था इससे पहले, अभी हमारा हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवाद पूर्व हैं या कहें कि जिन पर विवाद चल रहा है, तो उस पर एक क्वेश्चन या एक एग्जाम सेट करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा कि इससे क्या हो सकता है कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि एग्जाम देने वाले विभिन्न धर्म के लोग हैं, किसी की धार्मिक भावना उससे आहत हो सकती है। ये सब हम पॉलिटिकल में जब आप पढ़ोगे तो उसमें हमारे जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं वो दिए हुए हैं, तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो क्वेश्चनर जो एग्जामिनर होगा, अगर मान लीजिए मैं विषय का विशेषज्ञ हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर बनने के लिए आ रहा है हिस्ट्री का, क्योंकि आयोग पेपर कराता है तो वो आयोग नहीं बनाता है, वो भी किसी विषय के विशेषज्ञों को वो पेपर बनाने के लिए देता है। तो उसके पास जब विशेषज्ञ के पास जब पेपर जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि भाई ये सिलेबस है, आपको इंटरमीडिएट स्तर पर जो है ये पेपर सेट करना है। उसे बता देंगे, अगर इंटरमीडिएट स्तर का है तो हो सकता है कि वो थोड़ा हल्का हाथ रखे। तो अगर वो विशेषज्ञ है तो उसने क्या पढ़ाया है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो उसी पर ज्यादा बात करेगा। कि वैदिक काल की अगर बात करेगा तो वैदिक काल और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें क्या डिफरेंट है, ये देखने के लिए वो क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन दे देगा कि वैदिक समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या फिर पितृ सत्तात्मक था, या कह सकता है कि जो हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी। तो वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन कैसे उठाएगा ये हमें अपने माइंड में सेट करना है कि हमें क्या चीज, क्योंकि पढ़ने के लिए आएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही पूरी किताब है, कम से कम 200-300 पेज की किताब पढ़ लोगे, फिर भी उसमें अभी भी जो है पुरातत्ववेत्ता लगे हुए हैं। अभी भी गुजरात में धौलावीरा, उसके बाद विभिन्न ऐसे स्थल आ गए हैं जो कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। तो किसने खोज की, कब की, तो ये एक इतिहास के ऐसे प्रश्नों पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा जो उसमें पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कहीं मौर्य काल, क्या विशेषता है मौर्य काल की। मौर्य काल, एक मौर्य साम्राज्य उस समय पर शक्ति का केंद्रीकरण करने के लिए जाना जाता है। केंद्रीकरण करने के लिए मतलब एक सूत्र में उस समय मगध का जो उत्कर्ष हुआ था उसको मौर्य काल में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध के रखा था। उसमें जो हमारे चाणक्य थे उनकी क्या भूमिका थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उस अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्य काल की सारी व्यवस्था का पता चला। उत्तर मौर्य काल क्या था, पारसी आए यहाँ पर, यूनानी आए, हमने सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, सब कुषाण आए, इन्होंने सोने के सिक्के यहाँ पर चलाए। सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे, यहाँ की जो कल्चर है उसके साथ क्या हुआ, सांस्कृतिकरण हुआ। तो यहाँ के कल्चर में क्या चेंजेस आए, दक्षिण भारत में जो आंध्र सातवाहन वंश है इसका क्या योगदान रहा। फिर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब कि शक्तियां फिर से छोटे छोटे भागों में शक्तियों का हस्तांतरण होने लगा, वो गुप्त काल में देखने को मिला। तो गुप्तकालीन शासक कैसे थे, उस समय का जो विज्ञान साहित्य है वो क्या था, क्यों गुप्त काल को हमारे भारतीय जो इतिहास है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये जो बेसिक जो क्वेश्चन होंगे, पहले मैं इसे एक नदी की धार की तरह नीचे को लेके जाऊंगा आपको, उसके बाद बीच बीच के पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि बीच के पॉइंट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप कहानी के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी कोशिशें रहेंगी, क्योंकि हमें इसको 45 मिनट की कक्षा के बाद पढ़ना है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बताऊंगा और इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा। उसके बाद उत्तर गुप्त काल और राजपूत काल, इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, ये सब हमारे इतिहास के एक वो है। उसके बाद ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन प्रारंभ होने के बाद ही जो हमारा, आपने देखा होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में, जो राजनीतिक विज्ञान, जो पॉलिटिकल पूछी जाएगी राजनीतिक विज्ञान, तो ब्रिटिश जो कंपनियां यहाँ पे आई उसके बाद जितने भी चार्टर यहाँ पर आने शुरू हुए, वो चार्टर जो है शुरू हो जाएंगे हमारे, और उन चार्टरों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ें ब्रिटिश शासन में। तो इसमें कैसे हमारे रहेंगे कि कैसे संविधान का किस प्रकार से गठन हुआ, राजा के, अभी तो राजा जो है हमारा कौन है, राजा राष्ट्रपति है, तो इसकी क्या कॉन्सेप्ट थे। जब हम इतिहास पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम फिर पॉलिटिकल में आए, फिर पॉलिटिकल में आने के बाद हम इसकी जो संकल्पना है उसको पढ़ें। संविधान के कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, इस संविधान के लगभग आपको 395, अभी तो वर्तमान में 450 से ऊपर आर्टिकल हो चुके हैं, तो 395 जो मूल थे, इसमें से 150 आर्टिकल आपको कंठस्थ याद करने। इसको याद करने का मतलब है कि एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कि 150 आपको कौन कौन से याद करने हैं, और एग्जाम में वही चीजें आएंगी।
358 राष्ट्रीय आपात क्या है, 360 आपात कौन सा आपात होता है, वित्तीय आपात कब लगाया जाता है, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। ये कॉन्सेप्ट तभी आ पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में पूरा पढ़ेंगे। आप लोगों में से हो सकता है कि कई लोगों ने अच्छी अच्छी कोचिंग भी ली हो और जो है अभी वर्तमान में भी कोचिंग ले रहे हो, अन्य संस्थानों में भी कोचिंग ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कक्षा लेने का मतलब है। अभी मेरे साथ मेरे पुराने गुरुजी जुड़े हुए थे, गोविंद सर, गुरुकुल में मैंने उनके साथ पढ़ाया भी है और उससे पहले हम वहाँ पे अध्ययन भी करते थे। तो उनके साथ रह के ही मैं इतना कुछ सीख पाया, क्योंकि पीएचडी के दौरान मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता था कि मैं इन चीज़ों को पढ़ सकूं या रिवाइज कर सकूं इतना ज़्यादा होकर। लेकिन मैं क्लास में जाके बैठ जाता था, तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है, जो मैंने पढ़ा है वो मेरा रिवीजन होते रहता था। और उससे क्या हुआ, कुछ चीज़ें कंठस्थ हो गई। संविधान के जो आर्टिकल हैं, कहीं ना कहीं मुझे 150 के लगभग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो अभी भी मेरे कंठस्थ हैं। तो वही चीज़ मैं खुद भी चाहूंगा कि जैसे मैंने किया वैसी अभ्यास आपको भी जो है, एक प्रकार से जैसे अलाउद्दीन के चिराग घिसता है वैसे घिस घिस के आपके अंदर से भी ऐसी क्षमता को निकाल सकूं, जिससे कि आप भी क्या करें, अच्छा कोई रिजल्ट दे सके या अच्छे से अपने यूज कर सके। क्योंकि कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत से शिल्पत होत निशान। देखिए, जब पत्थर पर रस्सी उस कुएं में जो चलती है, उससे जो है, जो सिल होता है, जो पत्थर होता है, उस पर भी निशान हो जाते हैं। तो भगवान ने हमको एक बुद्धि ऐसी दे रखी है जिसका हम जितना यूज करें, ये उतनी ही बढ़ती जाती है। एक बार के लिए इस कंप्यूटर लैपटॉप की मेमोरी फुल हो सकती है, मोबाइल की मेमोरी फुल हो सकती है, लेकिन जो हमारा माइंड है, इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती है। ये भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखा है, और जितना अभ्यास करेंगे ये बढ़ते ही रहेगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे हम उस चीज को करते हैं। तो इस क्रम में हम प्रथम विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद, बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1906, मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, माल्य में सुधार 1909 में हुआ, इसकी क्या शर्तें थी। बस मेन मेन हम फिर जब हम एक एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक पॉइंट उठा के पॉइंट वाइज करेंगे। अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसी के हम क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था। और उसके बाद क्या किया था, 1909 में जो है पार्लियामेंट के सुधार में पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो वहीं से मुस्लिमों के द्वारा अधिकारों की मांग करना शुरू हुआ, और जो बाद में पाकिस्तान की मांग के रूप में सामने आया, और एक पृथक देश पाकिस्तान का निर्माण हो गया। कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और इसके जो संगठन थे, इन संगठनों का ही प्रयास था। वहीं दूसरी ओर जब हमारा महात्मा गांधी, प्रथम विश्व युद्ध का समय आया, होम रूल आंदोलन का 1914 में हुआ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इससे सीधे सीधे बनते हैं कि होम रूल आंदोलन कब हुआ। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ सकता है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ। होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे, एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थे। होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वयं का घर का शासन, या कहें कि स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की मांग, या कहें कि अपना जो उन्होंने कहा कि जितने एरिया में हम रह रहे हैं, तो हमारे संगठन को ही इस पर रूल करने की आप शक्ति दीजिए, ब्रिटिश अधिकारियों से, या ब्रिटिश जो उस समय पर अधिपत्य था उन लोगों से। तो ये होम रूल था। तो मुश्किल से इसके जितने 4-5 पॉइंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लखनऊ समझौता, या इसे जो बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये लखनऊ समझौता क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। उन्होंने जो है मुस्लिम लीग और करम दल और नरम दल को एक कराया था। तो इसमें जो है 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि लखनऊ समझौते में कब जो है क्या बात हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इसमें जो है मुस्लिम गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे, और ये समझौता कहाँ हुआ था, ये कांग्रेस का कौन सा था, 1916 का था। कभी सन भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए और उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये भी आपको टेबल की तरह याद करनी है, जैसे संविधान के आर्टिकल याद करने। और यही आपके वन लाइनर क्वेश्चन में आते हैं। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है। लेकिन यह है कि आपकी ईमानदारी इस पर ज्यादा डिपेंड करती है कि कितनी ईमानदारी से आप काम करने वाले हैं करके। तो इसके बाद जो चीज है, गांधी युग में महात्मा गांधी का, फिर तो महात्मा गांधी का रोल शुरू हो जाता है। 9 जनवरी को यहाँ आए, उसके बाद हमने प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया। 1917 की अगस्त घोषणा क्या थी, गांधी युग जो है कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या काम किए, और भारत भारत में आके जो है इन्होंने क्या काम किए। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए जो है प्रोत्साहित किया, तो इनको
कौन सा पुरस्कार मिला, केसर हिंद की उपाधि इनको दी गई थी उस समय पे। तो देश विदेश में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, कुछ सैन फ्रांसिस्को में हुए थे, कुछ हमारे भारत से बाहर, अभी हमारे फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो हमारे साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कर दी थी, वहां पे भी काले गोरे के भेद के लिए आंदोलन हो रहे थे। तो वहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है कभी। उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 की, जैसे हमने कहा द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन इसके द्वारा लगाया गया था। तो एक पॉइंट से 4 या 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आएंगे 10 में से 7 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आएंगे। लेकिन अब ये है कि आपको जो है उन क्वेश्चनों को कंठस्थ करना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, चोरा चोरी की घटना 1922 में, चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो 2 वर्ष ये आंदोलन चला और महात्मा गांधी को सभी लोगों ने कहा कि अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने क्यों वापस लिया। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। वो एक अकेला ऐसा आदमी है जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी के बारे में भी सिलेबस में भी उन लोगों ने डाल रखा है, ताकि आप लोगों में से भी कई लोग जो है गरम दल के नेता होंगे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे थे जो एक गाल पर थप्पड़ लगने के बाद दूसरा गाल दे देते थे। स्वराज पार्टी 1923 में क्यों गठित हुई, इसका क्या उद्देश्य था, 2 वर्ष में क्यों समाप्त हो गई। साइमन कमीशन 1927, इसकी क्या इसने अनुशंसाएं की, साइमन कमीशन की कितनी अनुशंसाओं को माना गया। नेहरू रिपोर्ट क्या थी 1928, जिन्ना के 14 सूत्री जो कार्यक्रम थे वो क्या थे। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, प्रथम बार झंडा फहराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की क्या विशेषताएं थी, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछे जाते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया गोलमेज सम्मेलन में जाके। उसके बाद 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता, जो आज आप जैसे युवा लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है गांधी जी ने क्या किया कि भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। तो क्या ऐसे कारण थे, कब हुआ, इसके पीछे क्या शर्तें थी, इसके बारे में। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन। कम्युनल अवार्ड 1932 का, इसकी क्या चीजें इसमें थी कि जो है आज तक उस समय पर महात्मा गांधी ने अनशन पे बैठ गए थे। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम मतलब पाकिस्तान की मांग क्यों हुई, कब हुई, क्रिप्स मिशन कब आया भारत, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, इसमें क्या नारे दिए गए, कैबिनेट मिशन 1946, इसकी क्या अनुशंसाएं थी। यहाँ पे आजाद हिंद फौज, जो हमारे रास बिहारी बोस से हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अंतरिम सरकार क्या थी, अंतरिम सरकार के बाद ही संविधान सभा का गठन हुआ था। माउंटबेटन योजना क्या थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और आजादी के बाद की घटनाएं, यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के अलावा यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए जो हमें रिनेसेंस पीरियड कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, इन ब्रह्म समाज ने क्या अपना लोगो दिया था, कौन सी कुरीतियां किस अधिनियम के अंतर्गत जो है हकी थी। तो ये सब चीजें जो है हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। उसके बाद और जो भी चर्चा करेंगे हम मोटी मोटी एक बार पूरी करने के बाद हम सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से ही चर्चा करेंगे, वो हमारा दूसरा राउंड होगा। और तीसरे राउंड में मतलब तीसरी जो चीज हमारी चलेगी वो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की चलेगी। और कहीं ना कहीं आप जब भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ये मेथड या ये चीजें जरूर करें कि पहले तो सबसे पहले पहले अगर कोई घटना हुई है तो वो घटना को सबसे पहले पढ़ना है। अब मान लीजिए पहली घटना क्या, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात कर लेते हैं। पहले क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था हमने कहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई, हमने कहा कि 1885 में हुई, 28 दिसंबर 1885 को, क्योंकि ये प्रथम था इसलिए इम्पोर्टेंट ज्यादा हो गया। उसके बाद यदि अभी भी कोई ऐसी घटना है जो उसके 100 वर्ष पूरे कर रही है, अगर मान लीजिए ये 100 वर्ष पूरे कर रही है, मान लीजिए 1921 में कोई घटना हुई थी, 1921 में क्या घटना हुई थी, अभी हमारा कुली बेगार जो हमारा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ था 1921 में ही हुआ था ना। तो 2021 में हमने इसके 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट थी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये हो सकता है कि ये इसके बारे में पूछ ले। और उसके अलावा अगर कोई महिला है, अगर कोई महिला है तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी, एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। तो 1917 में क्या था, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, हालांकि विदेशी थी। तो 1917 ये प्रथम महिला हो जाती।
वहीं जो है पूछ लेता है कि प्रथम भारतीय कौन थी, तो लगभग 1925 में एक हमारी सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू इसकी प्रथम भारतीय महिला थी जिसने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय, सॉरी, हाँ 1925, ठीक है। उसने क्या किया था कि इस समय पर, क्योंकि 1924 में महात्मा गांधी ने किया था बेलगांव अधिवेशन एकमात्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अधिवेशन भी आपको याद करना है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। तो उसके बाद जो है, अगर वर्तमान में कोई चीज अगर हो रही है तो वो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो प्रथम है, अगर वो महिला है, अगर वो अपनी वार्षिकी पूरी कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम पुराने क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं। तो चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में से ये मान के चलिए कि एक ऑप्शन ही सही होता है। तो वो तीन ऑप्शन जो सही नहीं है, इन तीन ऑप्शनों का संबंध किससे है, अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं तो ये कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, वाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमें तीन क्वेश्चन इसके और पता चल जाएंगे। एक तो वो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा सही हुआ हुआ, उसके अलावा इन तीनों का संबंध जिससे ये तीन क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो गए। ऐसे हमारे चार क्वेश्चन लगभग एक ही क्वेश्चन पढ़ने में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं करना है कि बात कुछ और हो रही है और हम जबरदस्ती उसको किसी और चीज से जबरदस्ती वो कर रहे हैं जिसका संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है। हमें कोशिश ये करनी है, हमें समुंदर में समाने की कोशिश नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि जितना हम पढ़ें, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, अगर एग्जाम में ये आ गया तो ये गलत ना हो। 100 में से अगर हमको 80 मार्क्स का आता है तो हम 80 मार्क्स ऐसे कंठस्थ करें कि उसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पढ़ के हम सब गए हैं, सारे सब्जेक्ट हमने क्लियर कर रखे हैं, लेकिन जाते समय अब हमने कहा यार ये इसमें था, ये इसमें था, ये इसमें था, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जानता है कि तुम क्या पढ़ के आए हो। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें ऐसे तैयार रहना है, अपने माइंड को ऐसे सेट करना है, अपना कॉन्फिडेंस ऐसे बताना है कि अगर हाँ ये मैंने पढ़ा है एक उसमें कि हाँ ये चीज इसमें कंठस्थ है। अगर मुझे चार ऑप्शन में से सही उत्तर नहीं आता है, मुझे तीन उत्तर उसके आते हैं, तीन उत्तर आते हैं, तो ऑब्वियसली है कि इसका ये जो चौथा वाला है पक्का यही होगा, क्योंकि इन तीनों का संबंध कहीं से कहीं तक इस पर नहीं है। तो ऐसे हमारे चार नहीं पांच क्वेश्चन उसके तैयार हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से एक मेरा मानना है कि ये रणनीति होती है। तो उसी प्रकार हम विश्व के भूगोल और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसकी चर्चाएं जो है सिलेबस के हिसाब से हम अपने उसमें करेंगे। देखिए सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन जो राष्ट्रीय जागरण है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे इसमें, क्योंकि जागृति के कारण क्या है, पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ, जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है समूह इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ। आपने लुसेंट पढ़ी होगी तो आपको सीधे रट रखा है आपने। लेकिन राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पूछेगा, कब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के बाद इनका पहला कदम क्या था, कौन सी ऐसी कुरीतियां थी, सती प्रथा को किसने बंद कराया, कौन वायसराय थे, कौन से भारत शासन अधिनियम 1833 का भारत शासन अधिनियम विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने इसके लिए कानून बनाया था। दयानंद सरस्वती 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना करी, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया। ऐसी क्या इनको वो हो गई कि इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि उस समय तक हमने देखा कि जो भारत है उस समय तक क्या हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद विभिन्न प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पे आए। और दक्षिण भारत में अलग कल्चर हो गया, उत्तर भारत में अलग कल्चर हो गया। तो उस समय पे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई, पितृसत्तात्मक परिवार हो गया, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनने लगी। तो उससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति गिरी, निम्न वर्ग की स्थिति गिरी, और मंदिरों में कहीं की जो बौद्ध धर्म जैन धर्म थे वो उन्होंने पशु हत्या और यज्ञों की क्या अवहेलना करनी शुरू कर दी। और उस समय पे भक्ति मूवमेंट चलाए गए। तो उसी भक्ति आंदोलन का ही एक प्रयास था कि बाद के समय में भक्ति आंदोलन चल ही रहा था तो इस्लाम का यहाँ पे आगमन हो गया। तो इस्लाम में बहुत लोगों को कन्वर्ट करने लगे। हर धर्म की अपनी विशेषताएं थी, कोई एक ईश्वर को मानता था, कोई बहु ईश्वरवादी था। तो धीरे धीरे समस्या ये आने लगी कि उस समय पर इन लोगों के सामने चुनौतियां होने लगी। तो वही था कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, मतलब कि जो पुराने हमारे जो नियम है, जो रीति रिवाज है, उनको क्या करो, लौटाओ। और इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद के काल में हमारे भक्ति काल के मीराबाई, कबीर, रसखान और तुलसीदास, उन लोगों के भी इसमें मैं देख रहा था कि भक्ति काल में हमारा वो चीज भी है। तो उसका हम कॉम्परेटिव करेंगे जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे, या जब हम जो रिनेसेंस पीरियड है उसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद की जो भी जागृति आई
उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम पूरे जो क्लास है उसको सिलेबस के हिसाब से ही लेके चलेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान में भी देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देख रहा हूँ मैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 का वुड्स डिस्पैच, और अभी तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है। अभी 2020-21 में हमारी तीसरी शिक्षा नीति आई थी, 1968, फिर 1986, उसके बाद 2021। तो ये जो शिक्षा नीति थी ये कब लागू हुई या इसके क्या प्रावधान है, इसमें क्या चीजें थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाता है। छापे खाने का आरंभ, कौन लाया यहाँ छापा खाना, कैसे हुआ, पुर्तगालियों की देन थी। आर्थिक शोषण क्या है, मतलब कि किस प्रकार से एक हमारे दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भारत का कच्चा माल इंग्लैंड में जा रहा है और इंग्लैंड में जाने के बाद मशीनों से तैयार होकर वही कपड़ा यहाँ पे फिर से क्या बेचा जा रहा है, और उसके लिए क्या किया जा रहा है, भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। तो इसमें इन्होंने बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपए है। तो ये आर्थिक शोषण किस रूप में हुआ, किस प्रकार से हुआ, कैसे पता चलता है, तो इसकी चर्चा हम टॉपिक वाइज करेंगे बाद के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो पॉलिटिकल वाला जो राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है वो आधुनिक भारत का ही एक पार्ट्स है। जो सुमित सरकार की आप आधुनिक भारत की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आधुनिक भारत वो 1885 से शुरू करता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 का बंगाल विभाजन, कहीं ना कहीं ये चीज भी पूरी राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में हमारी राजनीति कहीं की आंदोलनों को भरा गया। वीडी सावरकर, अभिनव भारत संस्था, असहयोग आंदोलन 1920 जो हमने बात की, जो प्रथम विश्व युद्ध की बात की 1914 से 1918 तक चला, बाद में संधियां हुई। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। रॉलेट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920। सकारात्मक पहलू क्या था, नकारात्मक पहलू क्या था। सकारात्मक पहलू में महात्मा गांधी ने कहा नौकरियां छोड़ दो, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्कूलों में मत जाओ। तो इसके कुछ सकारात्मक थे तो कुछ नकारात्मक पहलू थे। तो इसकी असफलता के क्या कारण थे, सीधा सीधा एक चोरा चोरी कांड था जो 1922 में हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हम चर्चा कर चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पॉलिटिकल में पूरा आधुनिक भारत का आपका सिलेबस है। गांधीवाद, गांधी के राजनीतिक विचार क्या थे। अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, राम राज्य का विचार, कैसे इन्होंने ग्रामीण सभ्यता और इन्होंने कहा कि चरखे को करो, क्योंकि गांधी जी जो थे वो डेवलपमेंट के हितैषी तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि ग्रामीण स्तर पर ज्यादा काम हो जिससे कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बचे रहे। तो इसमें क्या उनकी थी अचतोत्तर, उन्होंने क्या काम किया, और गांधी जी के आर्थिक विकास क्या थे, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग। तो हम एक प्रकार से इसकी कॉम्परेटिव इसके की टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की अवधारणाएं कहाँ से ली गई है। तो कहने का मतलब है कि इन सभी को हम टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ेंगे कि लास्ट में हमारा उत्तराखंड, तो विशेष रूप से उत्तराखंड और हिंदी की कक्षाएं हमारी चलते ही रहेंगी। तो जो छात्र कुछ पुलिस का फिजिकल दे के आए हैं, कुछ लोग वो कर रहे होंगे, अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से हम अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम उन लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें जो बड़े बड़े संस्थानों में 2-2 3-3 सालों से पढ़ रहे हैं। हम लोगों के पास, किसी के पास समय का अभाव है, किसी के पास नेटवर्क का अभाव है, किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अभी तो हमने जो इसकी फीस रखी है वो 800 रुपीज रखी हुई है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर सेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। उसके अलावा विभिन्न प्रकार से समय मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। जो समय दे सकता है वही आगे की कक्षा को ज्वाइन करे और वही इसको जो है पढ़े। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में करें, तो लाखों की संख्या में छात्र इस रेस में दौड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आगे। ठीक, तो आज की कक्षा में मेरा जो मेन उद्देश्य था वो यही था। हालांकि मैं सोच रहा था कि 1 तारीख से शुरू हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं समय कम होते जा रहा है, तो हमारे लिए एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो है इसको आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी जो कक्षा होगी, एक कक्षा हम हिंदी उत्तराखंड लेके चलेंगे। अभी उत्तराखंड के साथ हम जो है सामान्य अध्ययन में पॉलिटिकल या हिस्ट्री लेके चलेंगे। अगर उत्तराखंड का इतिहास साथ में चलेगा तो पॉलिटिकल लेके चलेंगे, अगर आधुनिक उत्तराखंड चलेगा तो हम वहाँ इतिहास ले लेंगे। तो 2 सब्जेक्ट, ताकि आप बोर भी ना हो। और अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से कहानी के रूप में पढ़ेंगे, इंजॉय के रूप में पढ़ेंगे, तो वो जो है और ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे और आपको अभ्यास करने से वो आएगा भी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। ये मैंने देखा है।
तो आज की कक्षा में जो मेरी तरफ से जो चीज़ें थी, मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझा सकूं। तो अब कक्षा से संबंधित आप लोगों के कुछ विचार हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो एक एक करके वो जो है अपने प्रश्नों को आप कहेंगे, जिससे कि क्योंकि कल के टाइमिंग भी हमें सेट करनी है। कुछ लोगों का कॉलेज होगा, कुछ लोग हो सकता है जॉब वाले भी हों, कुछ लोगों के साथ कुछ समस्या हो। तो एक ऐसा समय निर्धारित किया जाए सुबह अथवा शाम को, जिससे कि क्या हो, सभी लोग जो है टाइम से अपना क्लास को निपटा के अन्य जगह, अगर वो कोचिंग कर रहे हैं, अन्य जगह लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जाके अपना पढ़ाई कर सके। तो आप लोगों के सुझाव प्रस्तुत हैं एक एक करके। ठीक, मैं पहले काजल अधिकारी से ही शुरू करूंगा। पहले काजल अधिकारी का नाम आया है और काजल जी जुड़े हुए भी हमारे साथ। सर ये बताओ। सर फिर 9 से 10 सही रहेगा। 9 से 10 तो इवनिंग टाइम यही सही है। इवनिंग नहीं, देखो क्लास एक ही टाइम होगी। भले ही हमारी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, क्लास होगी एक ही टाइम, या सुबह होगी या शाम होगी, क्योंकि मुझे भी दूसरी जगह भी जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा मेरा मेरा भी डिस्टर्ब रहता है। तो सुबह आप, क्योंकि सुबह अगर समय से अगर उठ जाते हैं आप, तो क्यों ना, मेरे हिसाब से या तो हम सुबह 7 बजे से या 6 बजे से क्यों ना कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा नींद भी खराब करनी पड़ेगी, 2-4 दिन परेशानी भी होगी होगी, लेकिन उसके बाद जब आदत हो जाएगी तो सुबह के फ्रेश मूड में जो पढ़ोगे वो याद भी रहेगा, और दिन भर मोटिवेशनल फील भी करोगे कि आज सुबह मैंने ये पढ़ा है और मुझे ये आ रहा है करके। तो और जो हमारे ठीक है साथ सर। हैं मीनाक्षी, मीनाक्षी कोश्यारी। सर सुबह तो पता नहीं अपने स्किल से होगा कि सुबह हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है ना। तो अगर हम शाम को इसी टाइम पर रखें 6 से। अभी तो मतलब 8-10 तारीख तक तो ऐसी डिस्टर्बेंस रहेगा, मतलब 10 तारीख के बाद फिर प्रॉपर ले लूंगी क्लास। तब तक तो सुबह मतलब सुबह और शाम का टाइम ऐसे बिजी शेड्यूल रहता है। तो अगर रात को करें तो हम 8 बजे से। हाँ तब तो ठीक है, 8 बजे से। और इसमें से जो जुड़े हैं, जो लेना चाहते हैं कक्षा, वो बताओ अपने विचार, क्योंकि कई लोग तो इसमें ऐसे भी होंगे जो जिनका एग्जाम नहीं है, या फिर जो अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। चलिए, वो तो बाकी विनोद, सर शाम को 8 बजे से ठीक है। फिर 8 बजे से हमारी कम से कम 9 साढ़े 9 तक हो जाएगी। खाना, क्योंकि हाँ वैसे तो ठीक है, लड़कियों के साथ हो सकती है समस्या, उन्हें खाना आना बनाना हो घर में या कुछ ऐसा हो, है मीनाक्षी? हाँ सर बनाना तो होता है, बट कोई नहीं 9 बजे के बाद बना लेंगे। 8 से चलेगी तो 9:30 तक चलेगी क्लास। सर आपने फीस का 800 बोला था ना। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, फिर बाकी कंफर्म करते हैं कि क्या ठीक रहता है, उस हिसाब से बाकी आप उसमें मैसेज कर देना कि आपको जो क्लास का टाइमिंग लगे, और जो लोग सीरियस हैं कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, वो लोग भी अपना मतलब मुझे मैसेज करके बता देना उसमें। ठीक। सर 8 बजे से ठीक है। हम्म, ठीक है, 8 से 9 भी कर सकते हैं, 9, 9:15, 9:30, जितना भी हो। जितेंद्र कोई जी, बात नहीं। ठीक, आज शाम को तो सब लोग फ्री हो जाते हैं, सब कोई कर ले रात 8 बजे से। जितेंद्र, जितेंद्र डाला। हाँ तो शाम को ठीक है 8 से। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी लोग तो मुझे लगता है कुछ बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए ही हैं इसमें, ये तो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। यशपाल, कितने बजे से ठीक रहेगा? ठीक है सर 8 बजे। हम्म, चलिए फिर ठीक है, बाकी अपने अपने वो बता देना जो भी होगा। और किसी को कोई क्वेरीज करनी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत
स्पीड में पढ़ाता हूँ, या वो तो अभी कक्षाएं होंगी, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो चीज़ पता है, मुझे लगता है कि सामने वाले को एक ही बार में समझ में आ गया, तो कोई अगर दोबारा बतानी है तो वो चीज़ भी हम दोबारा क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा ईमानदारी से ही जुड़ें तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं भी समय दूंगा, पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन आपका भी समय और मेरा भी समय कुछ रिजल्ट ऐसा जाए कि थोड़ा अच्छा आप लोगों को भी मोटिवेशन फील हो। ठीक। तो किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है? सर जैसे नोट्स अब आप नोट्स कराओगे तो मतलब जैसे पढ़ाओगे ऑनलाइन क्लास लोगे उसी टाइम नोट्स बनाएंगे या फिर आप बाद में अलग से प्रोवाइड करोगे? जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोट से नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसके अलावा मैं बाद में जो पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, ओके सर। लेकिन छोटे छोटे रूपों में कराऊंगा, जिससे कि आपको एक ही साथ सारे नोट्स मिल गए तो आप सोचोगे अब तो मेरे पास नोट्स आ गए। तो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब तसल्ली करके जो हम ग्रहण करें वो ऐसा करें कि क्या हो, वो हमें आराम से पूरा आ जाए और आगे को हमारा ठीक रहे। समुंदर की ज्यादा पानी की तलाश में हम थोड़ा सा भी ग्रहण ना कर पाए, क्या फायदा। अगले में से हम 80 करें, लेकिन ऐसे करें संतुष्टि से कि हाँ मैं एक ही करके आया हूँ, एक ही मेरे ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं। ठीक है प्रीतम? सर। ठीक है, फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं कल। कितने बजे? 8 बजे बोल रहे हैं बच्चे। हाँ सर, 8 बजे ठीक ठीक है, 8 बजे से करते हैं फिर। ठीक है, ओके, बाय बाय। है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।